हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है नेक्स्ट पीएम इज एवरीथिंग प्लान्ड। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब या लाइक या शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब या लाइक या शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एपिसोड 2 में हमने देखा कि 2017 के बाद ठोक देंगे पॉलिसी और बुलडोजर जस्टिस ने कैसे माफिया को लिटरली मिट्टी में मिला दिया है। और अब इस एक्सक्लूसिव डॉक्यू सीरीज के इस फाइनल एपिसोड में कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है। इस एपिसोड में हम योगी जी के लाइफ के कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स को डिकोड करने वाले हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और इसी एपिसोड में हम ये भी डिकोड करने वाले हैं कि क्या योगी जी भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। एंड आई गारंटी कि इस पीएम वाले डिबेट पर आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलने वाला है जो आज तक किसी ने कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया है। और इस डिबेट को लेकर वो पर्सपेक्टिव लिटरली आपका पूरा का पूरा नजरिया बदल देने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस एक्सक्लूसिव डॉक्यू सीरीज। बैकग्राउंड सेम है, एंगल डिफरेंट है कैमरे का ना। मतलब दो वीडियोस हमने पहले भी इनकी देखी है ना। ये मेरा भाई भी कभी मोमो बन जाता है। मोमो ये एआई पिक्चर लग रही है, रियल होगी ये नहीं थी। प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानांच हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजानां तु प्रियम हितम। ये चाणक्य का एक श्लोक है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो राजा होता है उसका सुख प्रजा के सुख में ही होना चाहिए और उसे वही चीजें अच्छी लगनी चाहिए जिसमें प्रजा की भलाई होती है। यानी एक आदर्श राजा के मन में किसी चीज का कोई लालच नहीं होना चाहिए और उसे वो सब कुछ त्याग देना चाहिए जिससे कि उसके काम से उसका मन भटक सकता है। अब चाणक्य के इस श्लोक को थोड़ा योगी जी के केस में अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं। जुलाई 2023, दिनेश चौधरी जो कि यूपी के एक एमएलए है, वो एक वीडियो ट्वीट करते हैं। इस वीडियो में एक फीमेल टूरिस्ट होती है जो कुछ लोगों के साथ माताजी के दर्शन करने के लिए एक पहाड़ी पर जा रही होती है। वो पहाड़ी पर जाते वक्त एक मिनी व्लॉग बनाती है जिसमें वो दिखाती है कि माताजी के मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कितना रिस्की है। अब वो लोग फाइनली माताजी के मंदिर में पहुंचते हैं, वहाँ दर्शन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक पुजारी मिलता है जो उनसे कहता है कि यहाँ पर प्रसाद बेचने वाली जो शॉप्स है वहाँ आपको माँ भुवनेश्वरी प्रसाद भंडार नाम से एक शॉप दिखेगी। वहाँ एक महिला है जो उस शॉप को चलाती है, जाते वक्त आप उनसे जरूर मिलके जाना। अब ये टूरिस्ट जब उस शॉप के पास जाते हैं तो उस शॉप में बैठी हुई महिला उन्हें आवाज देकर बुलाती है और उन्हें उसकी शॉप से प्रसाद खरीदने के लिए कहती है। और जब ये टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो उन्हें वहाँ के बाकी लोगों से पता चलता है कि वो छोटा सा शॉप चलाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सगी बहन शशि देवी है। अब पहले आप ये रिसर्च पेपर देखना, यहाँ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। पॉलिटिक्स में एक टर्म होती है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। इसे आसान भाषा में कहूं तो पावर हमेशा घर में ही रहेगी और फैमिली लीनेज के थ्रू वो ट्रांसफर होती रहेगी, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब ये रिपोर्ट देखना, ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें लिखा गया है कि इंडिया के 5204 सिटिंग MPs, MLAs और MLCs में लगभग 21% मेंबर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली डायनेस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं। और ये डेटा किसी एक पार्टी का नहीं, इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और इवन बीजेपी जो खुद योगी आदित्यनाथ की पार्टी है, ये सब पार्टियां शामिल है। और अब इस रिसर्च पेपर को देखो जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और बिट्स पिलानी ने मिलकर बनाया है और ये और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। इस रिसर्च में स्कॉलर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस होते हैं, यानी कि जो परिवारवाद से आते हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्राइम कंट्रोल, डेवलपमेंट एंड लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस इन मैट्रिक्स में हमेशा अंडर परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू नॉन डायनेस्टिक लीडर्स। अब जरा दो सिनेरियोस को एक साथ रखकर देखते हैं। एक साइड ये ग्राउंड रियलिटी है कि इंडिया के लगभग 21% सिटिंग MPs, MLA और MLCs डायरेक्ट डायनेस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं, यानी उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर ही किसी ना किसी सरनेम का गिफ्ट होता है। और बिट्स पिलाने वाली रिसर्च भी ये कहती है कि जो नेता परिवारवाद से आते हैं वो नॉन डायनेस्टिक लीडर्स के कंपेयर में अंडर परफॉर्म करते हैं। यानी इसका मीनिंग ये निकल कर आता है कि पॉलिटिक्स अगर जितना ज्यादा फैमिली बिजनेस बनेगी उतना ही ज्यादा जो स्टेट का इंटरेस्ट है वो परिवार के इंटरेस्ट के नीचे दब जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। अब जो दूसरा सिनेरियो है उसमें कुछ ऐसा है कि यूपी जो कि देश का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट है, उसका सीएम जिसके एक साइन पर हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स क्लियर होते हैं, जिसके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि वो अगर चाहे तो एक फोन कॉल में किसी को भी राज्यसभा, किसी बोर्ड या किसी कमीशन में कहीं पर भी सीट दिलवा सकता है। लेकिन बावजूद इसके उस आदमी की सगी बहन
आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटी सी प्रसाद की दुकान चला रही है। सोच के देखो कि योगी आदित्यनाथ चाहे तो क्या वो अपनी बहन की किस्मत को रातों रात नहीं बदल सकते हैं? क्या वो उन्हें एक आलीशान बंगलों में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो अगर ऐसा करेंगे, वो अगर अपनी बहन के लिए सिस्टम को बेंड करेंगे, तो वो भी उनमें से एक हो जाएंगे जिनके खिलाफ वो बुलडोजर चला रहे हैं। और उनका ये डेडिकेशन सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं है। अप्रैल 2020 की बात है, वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे, तभी उनके पास एक ऑफिसर आता है और उन तक एक मैसेज पहुंचाता है। वो मैसेज देकर वो ऑफिसर वापस चला जाता है और योगी जी अपनी मीटिंग फिर से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब वो मीटिंग खत्म होती है तो उस मीटिंग में प्रेजेंट एक सीनियर ब्यूरोक्रेट एक बहुत ही शॉकिंग ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट ये था। वो ऑफिसर जो मैसेज लेकर बीच मीटिंग में आया था, वो मैसेज ये था कि योगी जी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी योगी जी ने वो मीटिंग कंटिन्यू की, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अपने पिताजी की अंतिम यात्रा में नहीं जाएंगे क्योंकि कोविड जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके राज्य को उनकी ज्यादा जरूरत है। ये खुद योगी जी ने कहा है। और यहाँ तक कि जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने खुद का पिंडदान तक किया हुआ है। पिंडदान मतलब एक ऐसा रिचुअल होता है जो किसी मरे हुए इंसान की आत्मा को शांति मिले इसलिए परफॉर्म किया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये रिचुअल खुद के जीते जी परफॉर्म किया और उसमें अपना घर परिवार, रिश्ते नाते और यहाँ तक कि अपना रियल नेम अजय बिष्ट वो भी त्याग दिया है और वो एक योगी बन चुके हैं। इवन उनके डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखोगे तो उन पर उनके नाम के आगे उनके पिताजी का नाम नहीं बल्कि उनके गुरु का नाम लगा होता है। अगर और डिटेल में जाकर देखें तो जहाँ कुछ छोटे मोटे मंत्रियों के घर भी कुछ इस तरह के होते हैं, वही योगी आदित्यनाथ का घर आज भी कुछ ऐसा है। और ये सिर्फ पीआर वाला घर नहीं बल्कि उनका रियल घर यही है। और ये सब चीजें मिलाकर एक पैटर्न फॉर्म करती है जो दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ को अपने परिवार से कोई अटैचमेंट नहीं है, उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों में कोई लगाव नहीं है और उनमें किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है। और इसीलिए चाणक्य का वो श्लोक फिर से आता है कि जो राजा होता है उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में ही होना चाहिए। ऐसे ही योगी जी का एक और इंसिडेंट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हुआ था कि 2017 में जब योगी जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तब उन्होंने एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लिया था। योगी जी के पहले अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे और उनके टेन्योर में उन्होंने कुछ ऐसी स्कूल बैग्स प्रिंट करवाई थी जिस पर उनका और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी का फोटो था। लेकिन हुआ क्या कि 2017 में जब सत्ता योगी जी के हाथ में आई तो उस वक्त ये जो बैग्स थी, ऐसी 35,000 से भी ज्यादा बैग्स सरकार के पास बची हुई थी। अब पॉलिटिक्स में कोई भी क्यों ना चुनकर आए, खास करके अपोजिशन लीडर्स में से, तो 99% चांसेस आर देयर कि वो पुरानी पार्टी को जितना हो सके उतना क्रिटिसाइज करेंगे और खुद के कामों को बड़ा दिखाएंगे। लेकिन योगी जी ने क्या किया पता है? उन्होंने वो 35,000 बैग्स जिन पर अखिलेश यादव और उनके पिताजी का फोटो लगा हुआ था, वही बैग स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ताकि उससे सरकार का पैसा पॉलिटिकल ईगो के चक्कर में खर्च ना हो जाए। लेकिन एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तो हमने देख लिया कि योगी जी खुद एज अ पर्सन किस तरह के इंसान है और एक स्टेट का सीएम होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को कितना सिंपल रखा हुआ है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। देखो, योगी सरकार के अंडर यूपी में कई केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं जिनमें योगी के पार्टी के ही मिनिस्टर्स, हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स और लोकल बॉडीज ने बड़े बड़े करप्शंस किए हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार की छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। कई मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें पुलिस वाले अपनी मनमानी करते हैं। अब भले ये एलिगेशंस डायरेक्टली योगी जी से लिंक ना हो, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि बच्चे ने गुनाह किया है तो इसमें बाप की क्या गलती है। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने राज्य की जनता के लिए पिता समान ही होता है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित रखे। इसीलिए इस डॉक्यू सीरीज के थ्रू मैं मंगेश हिंदू, द होस्ट ऑफ द विल पावर स्टार, और इस चैनल को सपोर्ट करने वाले 26 लाख लोग योगी आदित्यनाथ तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप अकेले क्लीन होने से काम नहीं चलेगा। आपको सिस्टम के निचले स्तर पर भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना कि ऊपर के स्तर पर दिया जाता है। आपको आपके एमपीज से लेकर एमएलएस और ब्यूरोक्रेट से लेकर लोकल ऑफिसर्स तक हर एक से अकाउंटेबिलिटी मांगनी होगी। जिस तरह आपने बड़े बड़े माफियाज को मिट्टी में मिलाकर यूपी में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, वैसे ही आपको करप्शन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक हर एरिया में एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करना होगा, ताकि यूपी के ग्रोथ में लगा हुआ जो बचा खुचा दीमक है वो भी जड़ से साफ हो जाए। और अब आते हैं हमारे उस सवाल पर कि क्या योगी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखो, इस मुद्दे पर डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें कब क्या होगा ये आप कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके, कुछ डॉट्स को कनेक्ट करके आगे क्या हो सकता है ये स्पेक्युलेट और गेस कर सकते हैं। लेकिन हमें ये मान के चलना पड़ता है कि पॉलिटिक्स में हमें कहीं से भी कुछ भी सरप्राइज मिल सकता है, जैसे बीजेपी के अब की बार 400 पार वाले प्रेडिक्शन को लेकर मिला था। सो यहाँ मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देता हूँ कि क्या योगी जी भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस क्वेश्चन को लेकर मैं जो भी कहूंगा वो
जो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा बेस्ड ऑन माय रिसर्च, माय ऑब्जर्वेशंस एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। कई लोग इससे अग्री भी कर सकते हैं और कई लोग इससे डिसअग्री भी कर सकते हैं। सो अगर आप डिसअग्री भी करते हो तो भी आपका ओपिनियन मेरे लिए मायने रखता है। बस आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता देना कि आप मुझसे क्यों डिसअग्री करते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन क्वेश्चन। क्या योगी जी भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये समझने के लिए हमें इन 3 एंगल्स को डिकोड करना पड़ेगा। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस एंगल, यानी क्या उनमें पीएम लेवल की कैपेबिलिटी है। सेकंड इज पार्टी एंगल, यानी बीजेपी के अंदर एक्चुअल डायनामिक्स क्या है। एंड थर्ड इज नेशन साइकोलॉजी एंगल, यानी जनता किस टाइप का लीडर पीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है। चलो एक एक करके तीनों एंगल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। परफॉर्मेंस एंगल, अगर आप योगी जी का सिर्फ रिज्यूमे उठाकर देखो तो योगी जी का प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 25 साल की उम्र में वो एक एमपी बन चुके थे, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके बाद वो लगातार 5 टर्म तक लोकसभा में रहे। इसके अलावा उनका अपने एरिया गोरखपुर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ तक कि वो गोरखनाथ मठ, जिसे कई लोग यूपी का पावर सेंटर भी बोलते हैं, उसके हेड है। और तो और वो यूपी, जो कि पॉलिटिकली इंडिया का सबसे चैलेंजिंग स्टेट है, उसके बैक टू बैक 2 बार सीएम बन चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ का अगर यूपी के डेवलपमेंट को लेकर प्रोफाइल देखे तो वो भी काफी तगड़ा है। क्राइम कंट्रोल, इंफ्रा डेवलपमेंट और इवन रिलीजियस टूरिज्म, इन सब फील्ड्स में भी उन्होंने काफी हद तक इंप्रूव किया है। इसलिए प्योरली गवर्नेंस और इमेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कैटलिस्ट ऑन पेपर योगी जी पीएम के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ आपका रेज्यूमे मैटर नहीं करता, वहाँ पार्टी की टॉप लीडरशिप क्या चाह रही है वो भी मैटर करता है। और यही हमारा सेकंड एंगल आता है, पार्टी पॉलिटिक्स एंगल। और इसमें भी 2 अलग अलग एंगल्स हैं। इसका पहला एंगल ये है कि बीजेपी में हमेशा एक शॉकिंग पैटर्न देखने को मिलता है। देखो बीजेपी जो है वो अभी के लिए एक हाईली सेंट्रलाइज्ड पार्टी है, जिसमें 2 ही टॉप फेसेस है, मोदी एंड अमित शाह। और बाकी जो लीडरशिप है वो इन दोनों के नीचे के लेयर में आती है। मुझे पर्सनली लगता है कि जब भी पार्टी अपना नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट चूज करेगी तो वो मेजरली ये 3 चीजें सोचकर करेगी। एक की कंटिन्यूटी ऑफ मोदी ब्रांड, दूसरी अलायंस मैनेजमेंट और तीसरी बात इंटरनल पावर बैलेंस। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो योगी की ब्रांडिंग किस टाइप की है। इट इज हार्डकोर हिंदुत्व प्लस हार्ड लॉ एंड ऑर्डर प्लस बुलडोजर बाबा प्लस साधु मुख्यमंत्री। और योगी जी की ये जो ब्रांडिंग है वो बीजेपी के लिए एक 2-धारी तलवार बन सकती है। कैसे? देखो एक तरफ देश भर में बीजेपी के जो कोर सपोर्टर्स हैं, उन्हें इसी टाइप का एक हार्डकोर हिंदुत्व वाला पीएम चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर पार्टी के एंगल से देखो तो उन्हें ये लग सकता है कि उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, सदर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले स्टेट्स और जो माइनॉरिटीज है, उनके लिए शायद योगी जी स्लाइट टू हार्ड लाइन वाले लीडर हो सकते हैं। इसीलिए पार्टी जब पीएम कैंडिडेट डिसाइड करेगी तो उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या ये आदमी कश्मीर, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, नॉर्थ ईस्ट, इन सब स्टेट्स में एज अ नेशनल फेस एक्सेप्ट हो पाएगा। और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो योगी जी के पीएम बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक और क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए योगी का यूपी में रहना स्ट्रैटेजिकली ज्यादा यूजफुल है इंस्टेड ऑफ उन्हें दिल्ली भेजना। बताता हूँ क्यों। देखो अकेले यूपी में 80 लोकसभा सीट्स हैं और इसीलिए कहा जाता है कि सेंटर का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसीलिए यूपी जीतना मतलब मोस्टली सेंटर जीतना होता है। और आज की डेट में अगर यूपी जीतना है तो वहाँ पर योगी जी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकती। क्योंकि अगर योगी को दिल्ली भेज दिया और कोई वीक सीएम यूपी में आ गया जो अगेन सिस्टम को ढीला छोड़ दे तो बीजेपी अपना बिगेस्ट फोर्ट्रेस लूज कर सकती है। इसलिए अगेन मुझे लगता है कि पार्टी के लिए सबसे सही इक्वेशन ये हो सकता है कि सेंटर के लिए कोई ऐसा लीडर हो जो मोदी जी की तरह ही सॉफ्ट एंड हार्ड का मिक्सचर हो और नेशनल लेवल पर सब लोग उसे एक्सेप्ट कर सके। और वही योगी जी टाइप का एक हार्डकोर लीडर सेंटर में नहीं बल्कि यूपी में ही। ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन बीजेपी को सेंटर प्लस स्टेट दोनों फ्रंट पर मैक्सिमम पे ऑफ दे सकता है। यानी योगी जी को दिल्ली की बजाय यूपी में रखना ही बीजेपी के स्ट्रेटजी में आ सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इस पार्टी पॉलिटिक्स एंगल में भी 2 एंगल्स हैं, जिनमें से एक तो हमने अभी डिस्कस किया। अब इसका जो दूसरा एंगल है वो ये है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ एक्सीडेंटल पीएम्स, यानी इंडिया में अगला पीएम कौन होगा ये हमेशा से बहुत ही एक्सीडेंटल रहा है। आप एक पैटर्न नोटिस करना। 1991 में लोगों को लग रहा था कि या तो शरद पवार या कोई बड़ा नॉर्थ इंडियन नेता भारत का पीएम बनेगा, लेकिन एकदम से पीवी नरसिम्हा राव भारत के पीएम बन गए थे। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 1996 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एचडी देवेगौड़ा नाम का कोई आदमी जो नेशनल लेवल पर ऑलमोस्ट अननोन था वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। I, H.D. Devegowda, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. आगे 2004 में कांग्रेस जीत गई। सबको लगा कि इस बार तो नो डाउट सोनिया गांधी पीएम बनेगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि पीएम के लिए मनमोहन सिंह जी को फ्रंट पर लाया गया है। और 2014 में भी यही पैटर्न रिपीट हुआ। सब मान के बैठे थे कि बीजेपी शायद अगला पीएम एल के अडवाणी जी को बनाएगी, लेकिन पीएम बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। भारत के
संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ एक्सीडेंटल पीएम्स कहा जाता है, क्योंकि जिसको सब लोग अगला पीएम मान लेते हैं अक्सर कुर्सी उसके पास जाती ही नहीं, और जिसको लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं वही आखिरी मोमेंट पर फ्रंट पे आ जाता है। और इस योगी वर्सेस नेक्स्ट पीएम वाले डिबेट को अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो एज एन एक्सीडेंटल पीएम मेरे दिमाग में एक नाम आता है, एंड दैट इज द सीएम ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस। तो अब सवाल ये आता है कि क्यों फडणवीस, योगी जी क्यों नहीं? तो यहीं पर आता है हमारा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल, दैट इज नेशन साइकोलॉजी एंगल। देखो, जहां तक मुझे समझ आ रहा है आज इंडिया की जनता एक पीएम कैंडिडेट में दो चीजें चाहती है। एक ग्लोबल रिस्पेक्ट जो कि मोदी ब्रांड दे रहा है, और दूसरी चीज है उनके कंट्री और स्टेट की इंटरनल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। और इस केस में योगी का मॉडल लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। तो अब इसके चलते होगा ये कि मोदी जी के बाद जो भी पीएम आएगा लोग ऑटोमेटिकली उससे ये दो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। एक तो वो वर्ल्ड स्टेज पर हमारे लिए स्टैंड ले, और दूसरा कि वो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को टाइट कर दे। और यहाँ अगर आप योगी जी का इंटरनेशनल इमेज बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि योगी जी का इंटरनेशनल इमेज अभी भी यूपी सीएम एंड हिंदुत्व हार्डलाइन यहाँ तक ही लिमिटेड है। उनकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, इन चीजों को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी हाईलाइट नहीं हुई है जितनी कि एक पीएम कैंडिडेट के हिसाब से होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन किसी अननोन रीजन के चलते उन्हें अभी तक उस रोल में हाईलाइट नहीं किया गया है। और अब यहाँ पर हम वो एंगल डिस्कस कर सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस क्यों और योगी जी क्यों नहीं। देखो, चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन एक बात तो फॉर श्योर है कि बीजेपी के डिसीजन मेकिंग में आरएसएस का वन ऑफ द बिगेस्ट रोल रहा है। हालांकि अगर हम हिस्ट्री में भी जाए तो भारतीय जनता पार्टी, जो पहले भारतीय जनसंघ थी, वो भी 1951 में आरएसएस के पॉलिटिकल आर्म के तौर पर ही फॉर्म हुई थी। इसलिए देयर इज नो डाउट कि बीजेपी के डिसीजन मेकिंग में आरएसएस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और अगर यहाँ देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, जो कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और फडणवीस जी बचपन से ही संघ के इकोसिस्टम में पले बड़े हैं। इसीलिए उनकी आइडियोलॉजी क्या है ये प्रूव करने के लिए उन्हें दिल्ली तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच जाएगी। सो ये तो हुआ वन ऑफ द रीजन। अब इसके अलावा फडणवीस जी का जो पोर्टफोलियो है वो भी बहुत इंप्रेसिव है। वो महाराष्ट्र जैसे इंसेंटली कॉम्प्लेक्स स्टेट के सीएम रह चुके हैं। वो मुंबई पुणे जैसी इकोनॉमी, इंडस्ट्री, अर्बन केओस ये सब हैंडल कर चुके हैं। इवन वो बहुत अर्ली एज से कॉर्पोरेट, फिर एमएलए, फिर वन ऑफ द यंगेस्ट सीएम भी रह चुके हैं। और तो और मैंने इन पर्सन भी उनको सामने बैठकर सुना है, और उससे मुझे ये लगा कि फडणवीस एकदम सॉफ्ट स्पोकन और स्मार्ट आदमी है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी फ्लुएंटली बोल लेते हैं। इवन अगर आप उन्हें टीवी डिबेट्स में भी देखोगे तो एकदम काम नजर आते हैं। साथ ही वो हिंदुत्व की भी बात करते हैं, लेकिन योगी जी के जैसे एकदम हार्डकोर स्टैंड नहीं रखते हैं। इसीलिए इन सब पॉइंट्स को एक पेज पर रखकर बीजेपी और आरएसएस दोनों के माइंडसेट से देखने की कोशिश करो तो इस पूरे डिबेट का कंक्लूजन मिल सकता है। और मेरे हिसाब से वो कंक्लूजन कुछ ये हो सकता है कि बीजेपी योगी जी को शायद यूपी में ही रखेगी, एटलीस्ट कुछ शॉर्ट टर्म क्योंकि बात 80 लोकसभा सीट्स की है। और रही बात पीएम फेस की, तो मुझे लगता है कि सेंटर में वो देवेंद्र फडणवीस जी या फिर उनसे मिलता जुलता कोई और कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि ज्यादातर पॉसिबिलिटीज फडणवीस जी की है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ये कंफर्म है, तो माय आंसर विल बी आई रियली डोंट नो। मुझे नहीं पता कि कल को क्या होगा, एंड एज आई सेड कि पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये है मेरा पर्सपेक्टिव ऑन दिस डिबेट कि भारत का अगला पीएम कौन बनेगा। इस पर आपके जो भी थॉट्स या जो भी ओपिनियंस है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ हमारी ये डॉक्यू सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। वैसे डॉक्यू सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज इन दोनों में से आपको क्या ज्यादा पसंद है वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, सो दैट हमारे अगले डिसीजंस हम उस बेसिस पर ले पाएंगे। और जिन्होंने इस डॉक्यू सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। टिल देन बाय बाय। ओके, तो कल वीडियो देखी थी और उसमें मैंने पूछा था कि जो लोग यूपी से हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता, और कुछ कमेंट्स ऐसे आए भी जहाँ पर लोगों ने ये बात बोली कि वाकई में यूपी के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले एक काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल जो है वो बना रहता था, डर का माहौल कम हो गया, जैसे कल की वीडियो में भी बताया गया था। बट अगेन मैं ये बात बोलूँगी कि जैसे वीडियो में उन्होंने स्टैट्स बताए और एक पीएम के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, यानी कि हर प्लेटफॉर्म पर जो एक पर्सनालिटी है उसको किस तरीके से बिहेव करना है, उसके डिसीजंस क्या होंगे, उसकी इमेज क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय तो जनता ही लेती है कि जनता को कौन पसंद आता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हम लोग योगी जी की बात करें तो उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। एंड ऑनेस्टली जहाँ तक मैंने सुना, मैंने 2 लोगों के बारे में सुना है कि जो मैं ये सोची कि आने वाले टाइम में पीएम बन सकते हैं।
एक अमित शाह के बारे में और एक योगी जी के बारे में। तो मतलब मैंने जहाँ तक सुना, अब मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में हो सकता है, जैसे उन्होंने बताया कि जो एक हिस्ट्री रही है इंडिया के पीएम्स की, कि वो बहुत ही एक्सीडेंटल रहे हैं, कि आप जिसका सोचते हैं वो तो कभी सामने नहीं आता, लेकिन जिसका नहीं सोचा होता वो बन जाता पीएम। भाई देखें, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि पॉलिटिक्स जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल जो है वो होती है, बहुत हाँ कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा होती है। एक आम इंसान की हैसियत से भाई हम सोच कुछ और रहे होते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो कुछ और जो है वो सोच रहे होते हैं, जो कि हकीकत है। हर बंदे का भाई बाकी दिल यही करता है कि उसका जो फेवरेट बंदा है ना वही पावर में आए या उसे जो है वो सामने जो है देखे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पार्टीज़ में चीज़ें डिसाइड होती हैं, सारी चीज़ों को देख कर बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं भाई जिनको सामने रख कर आपको जो है फैसले जो है वो लेने होते हैं। तो उसके लिए आपको वाकई में कोई ऐसा बंदा चुनना होता है जो उन सारे फैसलों पे जो है वो खड़ा उतर सके। चले ऊंच नीच तो होती रहती है भाई चीज़ों में, लेकिन कौन कितना उस पर लंबे समय तक स्टैंड करता है ये बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। अब ऑन दी अदर साइड भाई जैसे उसे किला भी माना जाता है यूपी को, वो भी जो है वो नहीं छोड़ सकते। तो देखा जाए तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उनका जो है ना हल करने की जो है वो आवश्यकता जो है वो हमेशा जो है वो रहती है। बाकी भाई प्राइम मिनिस्टर मैं कहता हूँ कोई भी बने उसका जो है ना मेन पर्पस होना चाहिए प्रगति, कि भाई आपका मुल्क जो है वो तरक्की करे, लोगों के लिए जो है रोज़गार हो, बिजनेस कैसे मुल्क में बढ़े, बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे आएँ, अपनी कंपनीज कैसे ग्रो करें, जो आपकी होम ग्रोन कंपनीज हैं उनको मज़ीद आगे कैसे जो है वो लेकर जाया जाए। मेरा ख्याल है जो बंदा ये चीज़ हैंडल कर सकता है ना उसे प्राइम मिनिस्टर नहीं, जिसमें ये कैपेबिलिटी है उसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, बेशक वो जो मर्जी हो। और मुझे लगता है इंडिया जितना बड़ा ना, सीरियसली इतना आसान नहीं है मतलब प्राइम मिनिस्टर के पद को हैंडल करना, जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है और दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो वो कंट्री है। तो डिसीजंस लेना और सही डिसीजंस लेना मुझे लगता है ये काफ़ी मुश्किल काम है। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर पीएम कौन हो सकते हैं आपकी नज़र में। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करो। गुड बाय।